गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे बीए एलएलबी 7th सेमेस्टर के बारे में। इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? वुमेन एंड लॉ, यानी कि महिलाओं के संबंध में कौन कौन से कानून हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो आज हमारा ये जो चर्चा होगी, जो हमारा ये डिस्कस होगा, वह महिलाओं के संबंध में किस टॉपिक पे होगा? डाउरी पे होगा, यानी कि प्रोविजन रिलेटेड टू द डाउरी इन इंडिया। भारत में दहेज के संबंध में ऐसे कौन से प्रावधान हैं, कौन से कानून हैं जो भारत के विधियों में बताए गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट हमें क्या क्या पढ़ना होगा। इसमें दो चीजें हमें पढ़नी होंगी। एक हमें दंडिक प्रक्रिया दंड की भारतीय दंड संहिता में दंड विधि में एक देखेंगे, और एक दहेज की विधि देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट 1961। ठीक, पहले हम समझते हैं दहेज वास्तव में होता क्या है, फिर दहेज कानून के बनने में क्या क्या चीजें हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, इस चीजों को हम समझते हैं। ठीक है, तो दहेज का मतलब क्या होता है? आज की वर्तमान परिस्थितियों में इस शब्द से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो न परिचित हुआ होगा। ठीक है, ठीक, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इस शब्द से न परिचित हुआ होगा। यानी कि हर व्यक्ति की शादी होती है, उसके परिवार में शादी होती है, उसके समुदाय में शादी होती है, उसके वर्ग में शादी होती है, उसकी जाति में शादी होती है, उसके लिंग में शादी होती है। ठीक, तो हर एक व्यक्ति इस शब्द को जानता होगा। शादी में होने वाली जो अनएक्सपेक्टेड इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो धन दिया जाता है, किसके द्वारा? लड़की पक्ष के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है? लड़के पक्ष को दिया जाता है। जो न चाहते हुए जो धन लड़की के घर वाले उसे देते हैं, वो क्या कहा जाता है? दहेज कहा जाता है। ठीक, दहेज का मतलब आपने समाज में देखिए, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो समाज में बन तो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से हटते नहीं हैं। ठीक, आप जब स्टूडेंट समझेंगे तो आता है लिविंग लॉ। लिविंग लॉ का मतलब एक आता है, कहने का मतलब क्या है? लिविंग लॉ में ये कहा गया, लिविंग लॉ में, कि वह इस समय कौन कौन सी परिस्थितियां हैं कि कानून भले बन जाए लेकिन उसे लागू, देखिए, लागू होने के समाज में उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे कि एक आपने ये देखा होगा, हेलमेट लगाना ना लगाना अपराध है, लेकिन कितने लोग हेलमेट लगाते हैं? कानून तो बन गया लेकिन कानून को लागू यही समाज करेगा। जब तक उस समाज वह कानून को स्वीकार नहीं कर लेगा, तब तक वह कानून पूरी तरह से सार्थक सिद्ध ही नहीं हो सकता है। जैसे इस परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में समझने का मतलब, कानून तो बन गया दहेज के संबंध में, लेकिन क्या वास्तव में आज के समाज से कानून, आज के समाज से क्या दहेज गया है कि नहीं, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में हम देखते हैं दहेज की डिफिनेशन क्या है। ठीक है, व्हाट इज द डिफिनेशन इज अ डाउरी। तो सेक्शन 2 में हम समझते हैं। सेक्शन 2, सेक्शन 2 में परिभाषा दी गई किसकी? दहेज की। दहेज किसे कहा जाएगा? ठीक, ऐसी कोई वैल्यूएबल थिंग्स, ऐसी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक, जिसका मतलब क्या होता है? जो विवाह के समय लड़के पक्ष द्वारा दिया जाता है, यानी विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाए, या विवाह के किसी पक्षकार, ठीक, के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा क्या किया जाए? अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को क्या करे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक, ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें वह उन्हें देता है क्या क्या चीजें? कोई, सबसे पहले कोई प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी होती है कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें क्या है? कोई भी एक
एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या करती है, देता है, जिसमें से उसके और कौन कौन से उसमें शामिल होते हैं, उसके माता पिता, मदर एंड फादर, या और एनी अदर रिलेटिव। और उनके अदर रिलेटिव्स, ठीक। और कौन होता है, देखिए क्या होता है सेक्शन 2 में, क्या है सेक्शन 2 में, क्या है, दहेज किसे माना जाए, कोई भी पक्षकार, शादी में कोई भी पक्षकार, लड़का या लड़की से कोई मतलब नहीं होता, लड़की वाले परिस्थिति अलग हो सकती है, ठीक। कोई लड़का कोई पक्षकार, ठीक है, उसको माता पिता क्या देता है, कोई संपत्ति देता है या कोई प्रत्यापूर्ति, मूल्यवान प्रत्यापूर्ति, ठीक है, देने का क्या करता है, डायरेक्टली या डायरेक्टली देखिए समझते क्या है, कोई मूल्यवान प्रतिभूति या कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, कोई भी पक्षकार, उसका पक्षकार, विवाह का पक्षकार, ठीक है, क्या करता है, इसके उसके माता पिता को या अन्य पक्षकार क्या करता है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देता है या एग्रीमेंट करता है, गिविंग और पे और गिविंग और एग्रीमेंट, तो वह क्या माना जाएगा, वह सब चीजें दहेज मानी जाएगी, ठीक। इसमें एक चीज ये बताया गया है, अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है, जो आईपीसी की धारा 30 में बताया गया है वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है, इसमें एक चीज को एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि जो मेहर दी जाती है वो मेहर की राशि के अलावा भी यदि कोई चीजें मांगियां दी जाती है तो उस चीज को, मेहर को छोड़ दिया गया है। मेहर तो आपने पढ़ी होगी मुस्लिम लॉ में, ठीक, मेहर को छोड़कर ये आईपीसी के सेक्शन 30, सेक्शन आईपीसी सेक्शन 30 में जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी बताई गई है वही चीज मानी जाएगी, ठीक है। यदि इसी प्रकार की कोई संपत्ति कोई देता है किसे छोड़कर, मेहर को छोड़कर, तो वो पूरी तरह से क्या माना जाएगा, दहेज माना जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं इसके लिए क्या क्या पनिशमेंट दिए जाएंगे, ठीक। सेक्शन 3 में पनिशमेंट बताया गया है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति इस क्या कहते हैं, इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद से कोई डाउरी लेता है, देता है, या इसी प्रकार कोई अमेंडमेंट करता है तो उसके लिए क्या, उसके लिए 5 वर्ष की सजा दी जाएगी, ठीक, जो कम से कम 5 साल की सजा दी जाएगी। और जो डिसीजन दिया जाएगा उसको एक नहीं न्यायालय में क्या किया जाएगा, ऑन रिकॉर्ड किया जाएगा, उसे रखा जाएगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें पे जिसमें डाउरी नहीं मानी जाएगी, कुछ चीजें देखिए, एक चीज डाउरी तो मानी गई, डाउरी को करवा दी गई, लेकिन कुछ चीज को छोड़ दिया गया है, ठीक है, आप समझते हैं कुछ चीज को क्या छोड़ा गया है। डाउरी में कुछ चीजों को छोड़ा गया है, कुछ चीजों को छोड़ा गया है, जैसे कौन कौन सी चीजें, विवाह होने के समय कोई भी पक्षकार अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, किसी दबाववश नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भेंट देता है, कोई उपहार देता है, कोई गिफ्ट देता है तो वह दहेज नहीं माना जाएगा, ठीक। ऐसे भेंट, ठीक है, जिसमें महिला यानी कि जो महिला की शादी हो रही है, पुत्र वधू जिसे वधू कह सकते हैं, ठीक है, मैरिड वुमन जो हो रही है, जिसकी शादी हो रही है, उसमें लागू नहीं हो क्या क्या चीजें, उसे कुछ भेंट दिया जाएगा, कोई उपहार दिया जाएगा, इस प्रकार की चीजें दी जाएगी, ठीक है, उन परिस्थितियों में इसे लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। अब क्या होता है, ठीक है, क्या मतलब समझ में आया कि कोई भी शादी होने के समय महिला को गिफ्ट दिया जाता है सिर्फ, ठीक है, जैसे लड़के वाले जहाँ शादी हो रही है लड़की वाले अपनी बिटिया को जो देते हैं गिफ्ट, किसी प्रकार का कुछ चीज देते हैं तो क्या माना जाएगा, वो इसमें नहीं माना जाएगा, ठीक है, उसमें वो किसके डाउरी के प्रोविजन में उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक। तो हमने अभी देखा एक केस, देखते हैं कौन सा केस, राकेश कुमार बटाल, स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा
समझ में आया? देखिए राकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में क्या हुआ था, इसमें ये कहा गया था कि कोई भी पर्सन, ठीक है, बिना दहेज की प्रोविजन में आए बिना उसमें क्रिमिनल अमेंडमेंट नहीं कर सकता, अमेंडमेंट नहीं कर सकता। कहने का मतलब यार सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या, हाई कोर्ट ने इसमें क्या कहा, ठीक है, हाई कोर्ट ने इसमें क्या किया, इसने कहा दहेज प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, कि तभी कार्रवाई तभी प्रारंभ हो जाती, जब तक उसकी मंजूरी नहीं हो जाती है कार्रवाई प्रारंभ हो जाने की, तब तक उससे कोई क्रिमिनल चार्ज बनेगा ही नहीं। यानी कि जब तक वो सेक्शन इसके अंदर आएगा ही नहीं, उससे कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की जाएगी, ताकि इसका कोई मिसयूज ना कर सके। ठीक, अब समझते हैं आज के समय में ये जब एक्ट बना तो कौन कौन सी परिस्थितियां या सिचुएशन कौन सी थी। जब 1961 में एक्ट बना तो उस समय यह, आप इसे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े होंगे, कुछ एक्ट ऐसे बने हैं जिसमें संयुक्त ज्वाइंट सेटिंग हुई थी, ठीक है, संयुक्त बैठक हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 108 के अनुसार जो बताया गया है, ठीक है, उसके अनुसार ही डॉरी प्रोविजन एक्ट को लोकसभा और राज्यसभा साथ मिलकर 1961 में इसे पारित करवाया था। यानी कि जब लोकसभा की कहीं ना कहीं लोकसभा भी यहाँ पे असहमत थी, राज्यसभा भी यहाँ पे असहमत थी, तो यानी राष्ट्रपति ने उन दोनों को मिलाकर एक साथ में, लोकसभा राज्यसभा मिलाकर एक साथ में कानून पारित करवाया। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इसमें वह मतभेद था, तभी तो ये परिस्थितियां आई कि उसमें ज्वाइंट सेशन कराया गया। तो यहाँ तक कि समाज में आज भी बात की जाए, समाज में दहेज को पूरी तरह से समाप्त नहीं कराया गया है, दंड अभी भी नहीं होते हैं, बहुत कितने के डॉरी के होते हैं। आप देखेंगे 100 में से कम आपको यहाँ तक 80% शादियां ऐसी मिल जाएंगी जिसमें डाउरी से होती है, जिसमें दहेज दिया जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई एग्रीमेंट कराया जाता है। क्या वास्तव में समाज में दहेज की परिस्थितियां भी बदली हुई हैं? नहीं बदली हुई है, क्योंकि समाज में जो विधियां बना दी गई हैं उसको समाज को स्वीकार करना या ना स्वीकार करना समाज में होता है, समाज के लोगों को होता है। क्या वास्तव में उन्होंने उस परिवर्तन को अडॉप्ट किया है? अभी नहीं किया है। देखते हैं आगे वाले समय में क्या होता है। हम एक ऐसे भारत की कल्पना करेंगे जिसमें सब पूरी तरह से स्वतंत्र, खुश हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो। अर्थात ये क्या माना जाएगा, यह जो एक दहेज क्या है वो एक सामाजिक बुराई मानी जाती है, कुरीतियां मानी जाती हैं। क्योंकि समाज में आप डेवलप नेशन में चले जाइए, वेस्टर्न नेशन में चले जाइए, इस प्रकार कोई कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, भारत में है। भारत में ऐसा क्यों है? क्योंकि एक परिवार दूसरे परिवार, एक समुदाय दूसरे समुदाय को दिखाने के लिए करता है हमें कितना मिला है, हमें कितना मिला है। इसको एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, समाज सोसाइटी में अपना नाम दिखाने के लिए, अपने सिर्फ ओछे नाम के लिए किसी के परिवार की वो मूलभूत आवश्यकताओं की खुशियों को छीनता है। ठीक है, तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं समाज में जो परिस्थितियां हैं, वो समाज की जो परिस्थितियां वास्तव में चल रही हैं दहेज को लेकर, ये भी आने वाले समय में परिवर्तन होने की कुछ उम्मीदें हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। आपसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप लोग ऐसा करेंगे। ठीक है, ऐसी चीजों को आप सब चीजों से दूर रहिएगा। ठीक, अब हम समझते हैं, हमने तो ये एक्ट समझ लिया, अब हम देखते हैं क्या वहाँ आईपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन है जो डाउरी से रिलेटेड है। ठीक है, वो देखते हैं। डाउरी प्रोविजन ऑन आईपीसी। ठीक, भारतीय दंड संहिता में डाउरी को लेकर कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं। तो इसके लिए एक सेक्शन आता है डाउरी डेथ। डाउरी डेथ, ठीक, डाउरी डेथ आपको 3 डाउरी डेथ में आता है। अब डाउरी डेथ क्या होती है? अब जिस महिला की शादी किसी महिला की हो जाती है, उसके 7 साल के अंदर उसके पति द्वारा, उसके किसी घर के किसी व्यक्ति के द्वारा, उसके किसी, ठीक है, रिलेटिव के द्वारा क्या किया जाता है? उसे परेशान किया जाता है, उसे डराया जाता है, उसे धमकाया जाता है। ठीक, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? तो वह क्या माना जाएगा कि वह डाउरी के अंतर्गत दूसरी चीजें शामिल की जाएंगी। ठीक है, डाउरी में क्या क्या चीजें शामिल की जाएगी? जब किसी महिला की क्या किया जाए,
3 साल 7 साल से कम होती है इसकी शादी। कब? 7 साल से कम के अंतर्गत उसे धन के लिए उसे मेंटली टॉर्चर किया जाए, ठीक है, फिजिकली टॉर्चर किया जाए, ऐसी परिस्थितियों में उसे क्या माना जाएगा? वह डाउरी की चीजें उसके अंदर मानी जाएगी। वो सब डाउरी, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थितियों में क्या माना जाएगा? वह डाउरी माना जाएगा। ठीक, ये चीजें समझ में आई? चीजें समझ में आई कि नहीं? ठीक, अब हम समझते हैं डाउरी डेथ। ये 304 का जोड़ है क्रिमिनल अमेंडमेंट 1986 को। ठीक, एक्ट जो बना था डाउरी प्रोविजन एक्ट 1981 को बना था। ठीक, 1961 को बना था और इसके आईपीसी में जोड़ा गया 1986 में जोड़ा गया। तो सर्टेन कंडीशन क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहली चीज क्या होगी? ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या क्या चीजें होंगी? जब किसी महिला की कोई मृत्यु कारित हो जाती है, यानी कि मर जाती है, वो डेथ हो जाती है, किसी तरह से जल जाती है या कोई शारीरिक क्षति की जाती है। ठीक, मरी हो कैसे है? जल के मरी हो या कोई इसके साथ फिजिकल टॉर्चर किया गया। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? उसकी जो डेथ हुई वो 7 साल, शादी के 7 साल के अंदर की गई हो। ठीक है, या फिर अगला क्या है? उस महिला के साथ कोई उसका रिलेटिव या कोई रिश्तेदार क्या किया हो? क्रूएल्टी किया हो या कोई उत्पीड़न किया हो। ठीक है, पीटा हो, मारा हो, ये सब चीजें शामिल होती हो। ठीक है, महिला की मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में क्या माना जाएगा? उसकी मृत्यु क्या होगी? दहेज मृत्यु ही मानी जाएगी। ठीक, अब दहेज मृत्यु के लिए क्या क्या चीजें हैं? जिसमें कम से कम 7 साल की सजा दी जाएगी। ठीक, 7 साल से लेकर आजीवन काल तक कारावास की सजा दी जाएगी। ठीक, कौन कौन सी इसमें चीजें हैं? इसमें वो चीजें हैं डाउरी के संबंध में। सबसे पहली बात, उसकी शादी 7 साल से कम हो, वो मर गई हो, मरने के बाद उसे क्या हुआ? उसके साथ क्रूरता की गई हो, क्रूरता की गई हो, उसके जला दिया गया है, कोई शारीरिक क्षति की गई हो। इस परिस्थिति में जो महिला मर जाती है तो वो क्या माना जाएगा? डाउरी डेथ माना जाएगा। तो उसे कम से कम मिनिमम 7 ईयर, कम से कम 7 साल टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा तक दी जा सकती है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक, एक केस आता है हीरालाल बंसल, स्टेट ऑफ दिल्ली। 2003 का सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया? 304 सब क्लॉज बी और इंडियन एविडेंस एक्ट 113 सब क्लॉज बी में कोई भी चीजें, इसमें कोई एक क्या है? टाइम स्पेसिफिक नहीं किया गया है। ठीक है, क्रूएल्टी सबको साबित करना जरूरी नहीं है। ठीक है, साबित करनी चाहिए। ठीक, ये चीजें हमने देखी। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? डाउरी के संबंध में ये प्रोविजन हमने देखे। डाउरी के संबंध में कौन कौन से प्रोविजन देखे? हमने 2 एक्ट पढ़े। 2 एक्ट कौन कौन से? डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 और हमने देखा आईपीसी में कौन सी चीजें? आईपीसी में हमने देखी 304 बी और एक इंडियन एविडेंस एक्ट 113 सब क्लॉज बी में रखा गया है कि यदि ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें कोई महिला 7 साल से कम होती है, वो मर जाती है, तो क्या प्रूव किया जाएगा? वह पर्सन यह प्रूव किया जाएगा कि वह उसने डाउरी की डेथ की है। ठीक, एविडेंस एक्ट में देख लिया और इसमें भी हमने देख लिया, आईपीसी में देख लिया, प्रोविडेंस एक्ट में देख लिया। कितनी साल की सजा मिलेगी? 5 साल से 7 साल से कम 7 साल और आजीवन कारावास तक। डाउरी में उसी डेथ में काउंट कर लिया जाता है। डाउरी डेथ कब काउंट किया जाएगा? हमने सब चीजें देख चुके हैं। ठीक, अब हम क्या देखेंगे? ठीक, डाउरी वाली ओवर। आगे हम देखेंगे आगे कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इसमें शामिल की जाएगी। कौन? महिला के संबंध में ऐसे कुछ सिलेबस में से बहुत कम अभी बचे हुए हैं टॉपिक, लगभग फ्रीज के लेवल पे है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा? वुमेन के संबंध में किसको देखा? दहेज को देखा। दहेज में क्या कौन सी चीज शामिल होती है, उसको सजा कितना मिल जाएगी, क्या दिया जाएगा। ठीक है, दहेज मृत्यु संबंध में कौन से प्रावधान है, उसको कौन सी सजा दी जाएगी, इस प्रावधानों को हमने देखा। अब आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे किसके संबंध में? वुमेन एंड लॉ के संबंध में। थैंक यू।